हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के बारे में। किस क्लास की बच्चों? क्लास 12th की बायोलॉजी। क्लास 12th में आपका जो जीव विज्ञान है, आपको पता है इस जीव विज्ञान के अंदर आपका जो पेपर आता है बोर्ड एग्जाम में, वो आपको 70 नंबर का मिलता है। ये चीज़ आप सभी को पता है, फिर भी एक बार आप समझ लीजिए ताकि आपको एक अच्छे से आइडिया लग सके। देखिए बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम में जो पेपर देना होता है बायोलॉजी के अंदर, वो आपको 70 नंबर का देना रहता है, ठीक है। प्लस इसमें क्या होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और अगर हम टोटल काउंट करते हैं तो आपका पूरा पेपर 100 नंबर का होता है, ठीक है। यानी कि 30 नंबर होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल के रहते हैं, और ये आपके 70 नंबर थ्योरी के रहते हैं, जो कि आपको पेपर दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में और आप लिख कर आते हैं। वहाँ पर आप जो इस 70 नंबर में जितना चाहें उतना स्कोर कर सकते हैं। उसमें स्कोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो पूरी किताब है, आपकी जीव विज्ञान की, या आप बायोलॉजी कहते हैं, इस पूरी किताब के जो भी आईएमपी टॉपिक रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे बच्चों, ये सभी आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए हर एक चैप्टर के, किसके बच्चों? हर एक चैप्टर के अगर आपने टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। आपका हर एक चैप्टर कंप्लीट है, और जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो चैप्टर से ही पूछे जाएंगे। और जैसे ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आप पूरा तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में कोई भी सॉल्व पेपर ले लीजिए, यानी कि पेपर लीजिए, उनको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। कोई भी मॉडल पेपर एक ले लीजिए, अनसॉल्व पेपर लेकर उसके जो भी क्वेश्चन पेपर दिए हैं 2-4 सालों के, उनको सॉल्व करते रहिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ सिलेबस जो ऐसा था जिसमें 30% कटा था, उसका विशेष ध्यान रखना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखकर चलना है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको सारे टॉपिक को पता होने चाहिए, क्या में पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसी के लिए हम आज का लेक्चर, जिसमें बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में, हमने फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में बात कर रखी है, हिंदी के बारे में बात कर रखी है, और इंग्लिश के बारे में बात कर रखी है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा, चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डलवा दूंगा, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, हमारा एक चैप्टर है जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में, ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, इसमें एक टॉपिक आता है पुष्प की संरचना, जिसमें बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग, जयांग, ठीक है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, जो भी आप इंग्लिश में समझते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ कर जाना है, क्योंकि पुष्प की संरचना आपको पूरा पढ़ लेना है। नीचे बाह्य दल होते हैं, पहले दल होते हैं, उसके नीचे बाह्य दल पुंज होते हैं, ऊपर आपके स्त्री केसर होते हैं, पुंकेसर होते हैं, यानी कि जयांग, और आपके पुमंग होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। पुमंग के 3 पार्ट होते हैं, योज, पुतंत्र और आपका बीच वाला फिलामेंट होता है, ठीक है। सारे जो भी उसके भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, आपके जो जयांग होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यानी कि वर्तिका और अंडाशय, इन सभी के बारे में आपको पढ़ कर जाना है। फिर बच्चों एक टॉपिक आता है लघु बीजाणुधानी। देखिए, लघु बीजाणुधानी क्या होता है, जिसमें लघु बीजाणु का निर्माण होगा। फिर आता है बच्चों गुरु बीजाणुधानी, और गुरु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, आप जब पुष्प की संरचना पढ़ोगे, अगर इसको आप डिटेल में पढ़ोगे तो वहीं पर आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला बच्चों एक टॉपिक आता है परागगण। देखिए, परागकण अलग होता है, एक होता है परागकण अलग होता है। अब ये बच्चों है क्या, परागण, ये परागण है। परागण क्या है बच्चों? एक क्रिया है। परागण क्या है? क्रिया है। और परागकण के बारे में आपने पढ़ा होगा, पोलन ग्रेन, ठीक है। परागगण आपको पढ़ना है। परागण क्या होता है? जब भी कोई परागकण परागकोश से निकलेगा, अब परागकोश से कोई भी परागकण निकल रहा है, वहां से निकलकर वो जब तक वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, इसको पहुंचने में जो भी समय लगा, इस पहुंचने की जो क्रिया होती है बच्चों, इसी को हम परागण कहते हैं। यानी कि परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना ही परागण कहलाता है। समझ में आ गया ना? ऐसे ही आपको याद कर रखा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और हमारे चैनल पर आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगला बच्चों आता है भ्रूण पोष का विकास। देखिए, आपको भ्रूण पोष का विकास आपको पढ़ लेना है, साथ साथ आपको भ्रूण कोष का विकास भी आपको पढ़ कर जाना है, ठीक है। अगला बच्चों आता है फल,
और डबल फर्टिलाइजेशन जिसकी खोज नवासी ने 1891 ईस्वी में की थी। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। दोहरा निषेचन क्या होता है? देखिए, अगर आप पेपर उठाओगे, शायद 2024 का ही जो बोर्ड हुआ है उसमें दोहरे निषेचन पर क्वेश्चन पूछा गया, शायद 302 QR ऐसे क्वेश्चन पेपर नंबर है, सही बोले, सेट नंबर होता है। उसमें पूछा गया कि दोहरे निषेचन की खोज किसने की थी। 1 नंबर में पूछा गया था, आसान क्वेश्चन था, नवासी ने की थी। कब की थी? 1891 में। लेकिन वो कब की थी ये चीज वहां पर पूछी नहीं गई थी। एक चीज आपको याद होना चाहिए। अगला बच्चों हमारा चैप्टर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसको कहते हैं मानव जनन। अब इस मानव जनन आपका जो चैप्टर है, इसमें आपके कई सारे टॉपिक हैं और सभी टॉपिक आपको पढ़ के जाना है जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। जो भी अलग इसमें और भी जोड़ना वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, दोनों जनन तंत्र पढ़ के जाना है। हमें चांस है कि 90% चांस है बच्चों कि आपको या नर जनन तंत्र या फिर मादा जनन तंत्र कोई एक आपको 3 से 4 या फिर 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में फंस जरूर जाएगा। ये चीज याद रखना। फिर बच्चों आता है शुक्र जनन की क्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, अंड जनन की क्रिया भी यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि वो भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है या उससे रिलेटेड आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों आता है आर्तव चक्र क्या होता है, रजोदर्शन क्या होता है, मासिक चक्र। ठीक है, अगला आता है टॉपिक हमारा बाह्य भ्रूण कलाएं, एक्सैक, एमनियन, कोरियन और एलेंटोइक। 4 झिल्ली होती हैं, भ्रूण झिल्लियां। इनके बारे में आपको पढ़कर जाना है ताकि आपको वहां पर कोई भी कुछ, मेरा मकसद है अभी आप थोड़ा ज्यादा पढ़ लो, नो प्रॉब्लम, आपके पास टाइम है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ मिलना चाहिए। ये मेरा टारगेट रहता है। ठीक है बच्चों, अगला चैप्टर देखिए। अगला टॉपिक क्या है कि आपका चैप्टर है 3, जनन स्वास्थ्य। देखिए, जनन स्वास्थ्य में कोई ज्यादा नहीं है। अगर आपने एक बार इस चैप्टर को पढ़ लिया, सिर्फ एक बार पढ़ लेना, याद नहीं करना, पढ़ लेना, इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपको हर एक चीज याद हो जाएगी। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? देखिए, जनसंख्या विस्फोट के कारण और निवारण, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ पर 3 टॉपिक। जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या होते हैं और इनका निवारण कैसे कर सकते हैं। देखिए, जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है। देखिए, जनसंख्या विस्फोट क्या है, पहले इसकी आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। तो क्या होता है, जनसंख्या का तीव्र गति से, जनसंख्या में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि, उसी को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, अगर आप ज़्यादा आता है, 3 नंबर में आता तो आप थोड़ा ज़्यादा लिख देंगे। तो एक आपको आइडिया मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है कि जनसंख्या के तीव्र गति से होने वाली वृद्धि को ही हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अब इसके कारण क्या होते हैं? देखिए, मृत्यु दर में कमी, इसके कारण यही है जनसंख्या विस्फोट का कारण, क्योंकि तभी जनसंख्या मृत्यु दर में कमी हो गई। आजकल हर एक चीज़ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हो गई, यही कारण है। इनका निवारण कैसे करते हैं? कम से कम हमारे दो छोटा परिवार सुखी परिवार आप देख रहे हैं, योजना चलाई जा रही है, इन चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, और आपको इसमें मास्टर कर रखी है आप लोगों ने, सभी ने। फिर बच्चों आता है वैसेक्टोमी, यानी कि इसको पुरुष नसबंदी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी, इसे मादा नसबंदी कहते हैं। सगर्भता का चिकित्सीय समापन। देखिए, एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि एमटीपी सगर्भता का चिकित्सीय समापन, एमटीपी मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर कुछ शॉर्टकट हैं, जैसे ZIFT जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, GIFT गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, AIT ICST IUD का फुल फॉर्म होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, IVF का होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। ठीक है, इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ लेना। फिर बच्चों आता है यौन संचारित रोग, यानी कि यौन संचारित जो यौन के द्वारा होते हैं, सेक्स के द्वारा जो भी रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ लेना। निसेरिया गोनोरिया के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब बच्चों आता है चैप्टर नंबर 4, वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत चौथा चैप्टर एक तरीके से हमारा है। इसके अंदर टॉपिक कई सारे, काफी बड़ा चैप्टर है और बोर्ड में इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है, जो क्वेश्चन भी इससे भर भर के आते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ छोटे छोटे टॉपिक है तैयार करना रहेगा, जैसे जीन क्या होते हैं, जीनोम क्या होते हैं, जीन प्रारूप क्या होते हैं, संकरण क्या होता है। ठीक है, मेंडल के नियम, मेंडल ने बच्चों 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम, 3 नियम दिए थे। इनके मेंडल के नियम का एक अपवाद है, चाहे तो आप रक्त समूह को बात कर सकते हैं या फिर आप अपूर्ण प्रभाविता एक नियम दिया था उसको भी आप याद रखना, क्योंकि कभी कभी मेंडल के नियम के अपवाद भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आप अपूर्ण प्रभाविता को पढ़कर जाएंगे। लिंग निर्धारण,
लिंग निर्धारण भी आप पढ़ लेंगे, किसमें, मनुष्य में पढ़ लेंगे, पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। आप अगर चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप डालेंगे पक्षियों में लिंग निर्धारण बाई एसबी स्टडी क्लासेस, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक आता है बच्चों आनुवंशिक विकार यानी कि आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, सॉरी बच्चों आनुवंशिक रोग नहीं, रोग दो प्रकार के होते हैं, एक आनुवंशिक रोग होते हैं, एक उपार्जित रोग होते हैं। आनुवंशिक रोग वे होते हैं जो माता पिता से बच्चों में आते हैं, उपार्जित रोग वे होते हैं जो हम लोग अर्जित करते हैं, जैसे सिंड्रोम वगैरह हैं जो माता पिता से आते हैं, जैसे कैंसर हो गया क्या माता पिता से आता है, ऐसा नहीं होता, बुखार नहीं आता, तो वो क्या होते हैं, उपार्जित रोग होते हैं। फिर बच्चों आता है आपका गुणसूत्र, यानी कि गुणसूत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर गुणसूत्र में कमी से होने वाले विकार जैसे सिंड्रोम्स, डाउन सिंड्रोम जो 21वीं जोड़ी पर होता है, एडवर्ड सिंड्रोम 18वीं जोड़ी पर होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है आपका, ये सारे सिंड्रोम हैं, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, जो भी क्राइडुचेट और पटाव वगैरह सिंड्रोम है इनको आपको पता होना चाहिए। ठीक, फिर बच्चों आते हैं ब्लड ग्रुप, इनको भी आप पढ़ लेंगे, समझ में आ गया। तो इस पूरे चैप्टर में आपको ये 7 टॉपिक पढ़कर जाना है। ठीक है, अगला टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत है वंशागति का आणविक आधार, यानी कि वंशागति के जो आणविक आधार है वो क्या है। देखिए आपको डीएनए का सचित्र वर्णन, जो आपके वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना दी थी उसको आप पढ़कर जाएंगे। आनुवंशिक पदार्थ की खोज किसने की, आनुवंशिक पदार्थ की खोज के बारे में आप पढ़कर जाएंगे। ग्रिफिथ का रूपांतरित प्रयोग पढ़ेंगे, हर्शे और चिज का प्रयोग पढ़ेंगे, आप आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, टीआरएनए का क्लोवर लीफ पत्ती मॉडल पढ़कर जाएंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को विकसित किसने किया था आपको पता है, एलेक्स जेफरी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विकसित किया था। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना आपके बिडल और टाटम ने दी थी, आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, फिर बच्चों आता है एक चैप्टर आपका इवोल्यूशन यानी कि विकास। ठीक है, देखिए इसमें आपको जीवन की उत्पत्ति, विकास के प्रमाण, हार्डी-विनबर्ग का सिद्धांत और मानव का उद्भव, ये 4 टॉपिक हैं, आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, इन्हीं से लगभग क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों आता है चैप्टर नंबर 7 हमारी तरफ से मानव स्वास्थ्य तथा रोग। देखिए आपको पढ़ना है रोग, फिर रोग के प्रकार। रोग क्या होते हैं, जब हमारी कोई सामान्य क्रिया में कोई भी बाधा उत्पन्न हो जाती है शरीर के अंदर तो वो रोग कहलाते हैं। रोग होते कितने प्रकार के, रोग मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, संक्रामक, असंक्रामक। ठीक है, संक्रामक रोग जो होते हैं, सॉरी बच्चों संक्रामक रोग और असंक्रामक वो तो संक्रमण के बेस पर होते हैं। फिर एक आपके जन्मजात रोग होते हैं, उपार्जित रोग होते हैं। जन्मजात रोग वे होते हैं जो भी आप जन्म से माता पिता से अर्जित करते हैं। उपार्जित रोग 2 प्रकार के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। जो आप अर्जित कर लेते हो वो 2 प्रकार के हो जाते हैं, कुछ रोग संक्रामक होते हैं, कुछ असंक्रामक। जैसे आप छींकना, कोरोना वायरस एक संक्रामक रोग था, लेकिन क्या होता है कैंसर बुखार क्या संक्रामक रोग नहीं है, तो आप पढ़ लोगे। जीवाणु विषाणु प्रोटोजोन द्वारा होने वाले रोग, देखिए बैक्टीरिया वायरस और प्रोटोजेंस के द्वारा होने वाले आप लगभग 2-2, 3-3 रोग आप पढ़ लोगे, आपको वहीं से क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला बच्चों टॉपिक है कैंसर, एड्स, प्रतिरक्षा और ड्रग्स। ये सारे टॉपिक इसी चैप्टर के हैं, जो आपका 7वां चैप्टर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इसी चैप्टर के सारे टॉपिक हैं, समझ में आ गया। आप देखिए बच्चों प्रतिरक्षा सक्रिय और निष्क्रिय दोनों आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अब मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़कर जाना है। देखिए घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग रहता है, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोगिता रहती है, किण्वन पेय क्या होते हैं, किण्वित पेय, प्रतिजैविक होते हैं, बायोगैस होती है, और जैव उर्वरक, इन सभी चीज के बारे में आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, अगला आता है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम। देखिए जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़कर जरूर जाना है। जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, पुनर्योजक डीएनए तकनीक की क्रियाविधि, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि आरडीएनए की क्रियाविधि। किसकी बच्चों, आरडीएनए, आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, प्लाज्मिड और वेक्टर के बारे में पढ़ना, आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या होती है, पीबीआर 322 के बारे में ये आपको पढ़ कर जाना। ठीक है, समझ में आ गया। अगला बच्चों आपका है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है, देखिए जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग की अगर हम बात करते हैं तो कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, चिकित्सा में भी जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग हो रहे हैं। इंसुलिन का निर्माण हम कैसे कर रहे हैं, जीन चिकित्सा क्या होती है, पारजीनी जंतु होते हैं, पारजीनी फल होते हैं। देखिए जो भी आप देखिए जीन चिकित्सा में आप बीटी कपास के बारे में भी पढ़कर जाएंगे, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, बीटी कपास के बारे में आप पढ़कर जाएंगे, बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस वाला कपास। ठीक है, बीटी का फुल फॉर्म होता है। अगला बच्चों आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 मेरी तरफ से, जीव और समष्टियां। जीव और समष्टियां में आपको क्या पढ़ना है, और ये चैप्टर ऐसा है इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए।
जीव और पर्यावरण के बारे में आप पढ़ेंगे, इनमें क्या डिफरेंट होता है, यानी कि क्या कनेक्शन होता है। जीव तथा इनके बीच की पारस्परिक क्रियाएं जो होती हैं उनके बारे में आप पढ़कर जाएंगे। जलोद्भिद पौधों में अनुकूलन और लवणोद्भिद पौधों में अनुकूलन क्या होते हैं, प्रवासन क्या होता है, समष्टि और मृत्यु दर। देखिए मृत्यु दर क्या होती है, जो भी जीव जितने एक समय में एक साल में जो भी मरता है उसकी मृत्यु दर ही कहलाती है। ठीक है, अब बच्चों लास्ट एक तरीके से आता है जिसको चैप्टर नंबर 12 के अंतर्गत हमने रखा हुआ है, जिसको कहते हैं पारितंत्र। पारितंत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उत्पादकता के बारे में, अपघटन क्या होते हैं, ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, और पारिस्थितिक पिरामिड। उत्पादकता, अपघटन और आप पारिस्थितिक पिरामिड, इन 3-4 चैप्टर जो टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर मैंने आपको जो भी 12 चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक बता दिए, इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो मैं कहता हूँ बायोलॉजी में आपको लगभग सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपसे नहीं बनता है ना, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपको उसका जवाब दे देंगे और आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर अच्छा क्वेश्चन होगा तो हम उस पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।